नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। तो आगे चलते हैं। तो आज मैं आपको क्लास 12th का जो आपका न्यू कोर्स चल रहा है हिस्ट्री सब्जेक्ट का, उसका मैं आपका पहला चैप्टर है वो मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास 12th के अकॉर्डिंग। जो पहला चैप्टर आपका चल रहा है वो है ईंट, मनके तथा अस्थियां। तो इसका जो मैं आपको करा रहा हूँ ये पार्ट 4 है। इसमें आपका ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये आखिरी पार्ट है। वैसे तो आपका ये जो टॉपिक है वो इसके पहले वाले पार्ट में खत्म हो गया था, लेकिन कुछ टॉपिक बच गए थे। कुछ मतलब कितने, तो 7 8 या 9 टॉपिक थे। वो जो बच गए थे वो मैं आपको इस वीडियो में करा दूंगा। इसमें आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो और आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो। दोनों का जो यूजर नेम है वो आप सभी के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप वहां पर हमारा जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करें। हमारा जो ग्रुप है उसका नाम है A.K NCERT स्टडी पॉइंट। आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाएंगे, वहां पे हमारा जो ग्रुप है इस नाम से आप सर्च करेंगे तो हमारा जो ग्रुप है वो ओपन हो जाएगा। उसमें जो फोटो रहेगा यानी चित्र जो रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है, और जो ये आपको पता होगा जो मैं आपको कोर्स करा रहा हूँ ये CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग है, लेकिन इसे अदर बोर्ड भी देख सकते हैं। अदर मतलब कैसे, जैसे DBSE, जहां भी NCERT बुक फॉलो होता है वो छात्र जो है इस कोर्स को देख सकते हैं। क्योंकि अगर NCERT बुक फॉलो होगा तो उसमें सिलेबस जो है उसमें ये चैप्टर जरूर होगा। अगर चैप्टर होगा तो क्या पता कुछ टॉपिक जो है सेम हो, तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आपको मैं बता दूं जो आपको पढ़ना है इसमें टॉपिक जो आपका है CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग, विषय वस्तु कहते हैं हम इसको। तो वो आपका ये है प्रारंभिक नगरों की कहानी। ये मैंने आपको पढ़ा दिया। शुरू में जो नगर थे उसकी कहानी क्या थी, हड़प्पा पुरातत्व मैंने आपको पढ़ा दिया। और जो सामान्य पर्यावलोकन था और जो प्रारंभिक शहरी केंद्र की खोज की कहानी थी मैंने आपको पढ़ा दिया था। और हड़प्पाई सभ्यता जो था ये मैंने आपको पढ़ाया था। जो मुख्य स्थल थे और जो वहां पे पुरातत्वविद थे उनका जो रिपोर्ट वहां पे पेश किया गया था। और इसी के ऊपर एक टॉपिक चला था विचार और विमर्श। ठीक है, तो ये मैंने आपको करा दिया। और बाकी इनका जो ये आगे चल रहा है ये मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, और ये मानचित्र जो ये आपको अलग वीडियो में कराऊंगा, ये अलग टॉपिक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है बाट। तो बाट का क्या मतलब होता है, तो बाट का मतलब होता है जैसे मान लो, आपको आगे बताता हूं। बाट मतलब होता है, मान लो आप कहीं सब्जी लेने जाओ या फिर कहीं भी आप जाओ तो वहां पे जो तराजू होते हैं, मान लो जो तराजू है एक, और इसी का दूसरा भाग है, इसी का जो दूसरा भाग है वहां पर जो दूसरा वो प्लेट होता है उसको आप मान लो। तो यहाँ पर जो यहाँ पे आपका सामान रखा आता है और यहाँ पे तराजू का वो जो वाट होता है, वाट का मतलब होता है उनका एक वजन होता है 1 किलो का, 2 किलो का, ठीक है, 3 किलो का, 4 किलो का, 5 किलो का। तो इस प्रकार जो बाट होते हैं उसके हिसाब से आपका जो सामान है उसको तोला जाता है। तो बाट किसे कहते हैं, जो यहाँ पे रखा जाता है। तो ये जो बाट हमें हड़प्पा सभ्यता से मिला है तो इस बाट का दूसरा मतलब है। ठीक है, वहां पर जो सामान दिए जाते थे उनमें इसी बाट का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो बाट का मतलब ये होता है जो अभी के टाइम में जो बाट हैं, ठीक है, वैसे ही बाट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसके जैसा थोड़ा सा अलग जो है हड़प्पा सभ्यता में मिला है, वही आप इसमें पढ़ोगे। तो हमारा टॉपिक है बाट। तो जो बाट है आप देख सकते हो ऐसा है। ठीक है, ये आप देख सकते हो आयताकार जैसा है ये। ऐसे ही वाट जो है इतिहासकारों को हड़प्पा सभ्यता में मिला है। तो ये जो वाट है ये चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक है, और इनका जो प्रयोग है वो छोटे वाट जो थे, मान लो कोई छोटा वाट है 1 किलो का, 2 किलो का, ठीक है, तो उनका जो प्रयोग है वो आभूषण और मनकों को बनाने के लिए, उनका जो तोलने के लिए होता था। मान लो कि मनके है, ठीक है, उनका दाना है या फिर पूरा ही माला है, तो इसको तोलने के लिए जो है हम इसी वाट का प्रयोग करते थे हड़प्पा निवासी। ठीक है, और जो धातु से बने हुए जो तराजू मिले हैं, तराजू आप समझ गए, जब बाट मिला है तो तराजू जरूर मिलेगा। तो तराजू जो मिला है उसी में बाट का प्रयोग करते थे सामान को तोलने में, वजन करने में। ठीक है, और यह बाट जो है ये देखने में बिल्कुल साधारण लगते हैं, जैसे आप ये देख सकते हो बिल्कुल साधारण है, लेकिन ये बहुत ही ऐसा बाट है, इसका वजन भी है। और ये जो पत्थर आपको मैं बताया चट नामक पत्थर, ये भी मजबूत है वैसे। ठीक है, और इनमें किसी प्रकार का भी कोई निशान नहीं है। आप यहाँ देख सकते हो जैसे अभी जो बाट आता है उसमें निशान रहता है 1 किलो का, 2 किलो का, ठीक है, तो इसमें कोई निशान नहीं है, बिना निशान का ही है। ठीक है, तो आप ये देख लो कि जो बाट मिला है
ये किस प्रकार का था। हमारा अगला टॉपिक हुआ हड़प्पा संस्कृति में शासन। अब आप ये समझो कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये बहुत ही प्राचीन सभ्यता है। प्राचीन मतलब कैसे, ये ईसा पूर्व से पहले की सभ्यता है। ये जो है लगभग 5000 से 8000 साल पुरानी सभ्यता है, जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। ठीक है, तो ये जो सभ्यता है ये बहुत ही प्राचीन है। तो क्या इसमें शासन होता होगा, यहाँ पे जो राजाओं का यहाँ पे जो है शासन होता होगा। आप सोचो, यहाँ पर आप ये समझो कि यहाँ पर जितने भी एक तरह से गुफाएं मिली हैं, या इसमें जो भी स्नानागार मिला है, या इसमें जो इमारतें मिली है, यहाँ पर कोई भी चीज हड़प्पा सभ्यता में सब कुछ जो है एक सिस्टम वाइज है, एकदम तरीके से है। जैसे मान लो कुछ वहां पे स्नानागार मिला था, वो भी एक तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो जितने भी चीज हड़प्पा सभ्यता में थे वो सभी एक क्वालिटी से थे, एक बहुत ही अच्छे तरीके से थे। अब वहां पे जो तरीका था या फिर वहां का जो रोजमर्रा जीवन जो था वो बहुत ही अच्छे तरीके से चलता था। तो आप सोचो अगर वहां पे राजा नहीं होगा तो ऐसे इतने अच्छे से वहां पे जो शासन है वो नहीं चल पाएगा। तो आप सोचो यहाँ पे शासन जो है वो राजा का होता होगा, राजा जो है यहाँ पर अपना शासन करते होंगे। क्योंकि जो मेसोपोटामिया का सभ्यता है, मिस्र का जो सभ्यता है, उसमें इतिहासकारों ने पता लगा लिया था कि वहां पे जो है राजाओं का शासन था। जैसा कि आपने क्लास 11 में पढ़ा था, उसमें पहले चैप्टर था समय की शुरुआत से। ठीक है, उस बुक में आपका पहला चैप्टर था, उसमें आपने पढ़ा था मेसोपोटामिया के बारे में। तो मैं आपको बताता हूँ ये शासन। तो अभी तक बस इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार का शासन होगा। ये तो हमने एक पर्सन लिया है। ठीक है, किस प्रकार का शासन होगा, राजा थे या नहीं थे। तो इसके बारे में कोई भी अधिक अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। इतिहासकारों को कुछ पता नहीं चल पाया कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में कोई भी शासन होता था राजाओं का या नहीं होता था। तो संभवतः का मतलब ये होता है, मान लो आपको कहीं भी इतिहास के बुक में अगर संभवतः शब्द मिल जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये चीज हो भी सकता है और नहीं भी, संभावना है, हो भी सकता है और नहीं भी, इसलिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हड़प्पाई समाज में जिसका भी शासन रहा होगा वो बहुत ही जटिल आदमी होगा, जटिल राजा होगा और बहुत ही जटिल फैसले लेता होगा। क्यों लेता होगा, क्योंकि वहां पे सब कुछ जो है सिस्टम वाइज है। ठीक है, वहां पे जो भी चीज अभी मिला है, आपने मेरा पार्ट 3 देखा होगा, उसमें मैंने आपको बताया था, तो उसमें सब कुछ एकदम सिस्टम वाइज है। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है कि वहां पर जरूर कोई राजा होता होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। क्योंकि हड़प्पा की पूरा वस्तु जो भी वहां पे वस्तु मिली है, मान लो कोई वस्तु वहां से मिला है, उसमें एक रूपता दिखाई देती है। मान लो हड़प्पा सभ्यता जो है वो तो पाकिस्तान साइड में है, उस समय तो भारत और पाकिस्तान एक होता था। तो वहां पे जितने भी मान लो ये जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता है या मोहनजोदड़ो जो नामक जगह है, वहां पर जितने भी ईंटें मिली हैं, ठीक है, मनके मिला है या कोई भी ऐसा सामान मिला है, और जो हड़प्पा सभ्यता में और जो उस साइड आप जाओगे तो गुजरात साइड में वहां पे जितने भी ईंटें या फिर कुछ भी ऐसा मोहर मिला है, तो उसमें और इसमें और इन तीनों में एक समानता यानी एक रूपता दिखाई दी है। ठीक है, मोहर, बाट, मनके या ईंट जो है अलग अलग स्थान से मिले हैं। ठीक है, बहुत सारे स्थान से मिले। जब आपको ये पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो त्रिकोण आकार में फैली हुई एक सभ्यता। ठीक है, तो इसमें सब कुछ समानता दिखाई दी है, लेकिन सब में एक रूपता दिखी है, मैंने आपको बताया। ठीक है, संभवतः यहाँ पे भी शब्द आ रहा है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। ईंट का उत्पादन केवल एक केंद्र पर नहीं होता था। ईंट का उत्पादन, मान लो जो मोहनजोदड़ो में ईंट मिल रहा है और जो हड़प्पा में ईंट मिल रहा है और जो गुजरात की साइड में मिल रहा है, ठीक है, और जो लोथल में मिल रहा है, जो बनावली में मिल रहा है, उस साइड जहां भी जो ईंट मिल रहे हैं उनमें बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि वहां का ईंट अलग है, यहाँ का ईंट अलग है। इसमें थोड़ा सा जो है केवल थोड़ा सा अलग दिखेगा आपको, लेकिन मिले सभी में है, इसलिए इसे कहते हैं एक रूपता, यानी रूप एक जैसे दिखते हैं। और जो आगे आपका है हड़प्पा सभ्यता में एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई है। जो हड़प्पा सभ्यता है बहुत ही विशाल क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता थी, जबकि मेसोपोटामिया जो है और मिस्र जो है, चीन जो है, ये सभी जो छोटे छोटे आकार में फैली हुई सभ्यता थी। लेकिन अगर आप पाकिस्तान वाले साइड जाओगे तो यहाँ पे बहुत ही दूर तक फैली हुई सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता कई गुना दूर तक फैली हुई है। फिर भी जो जम्मू कश्मीर है और गुजरात है और पाकिस्तान है, इसमें अधिकतर स्थानों पर एक ही आकार की ईंटें मिली। मैंने आपको कहा था गुजरात जो है, पाकिस्तान जो है, इसमें जितने भी ईंटें मिली है वो बिल्कुल एक आकार की मिली है। एक आकार की क्यों मिली है, तो कोई ना कोई तो वजह होगा, तभी एक आकार का मिल रहा है। तो एक आकार की ईंटें मिली है वहां। अब हमारा अगला टॉपिक हो जाता है, वो हो जाता है हड़प्पाई शासन को लेकर जो पुरातत्वविद है, ठीक है, जो इतिहासकार हैं, उनके
बीच में कुछ मतभेद है, यानी कुछ मान लो ए नंबर का इतिहासकार है और बी नंबर का इतिहासकार है। ए नंबर का इतिहासकार जो है वो कुछ और कह रहा है, बी नंबर का तो कुछ और ही कह रहा है, और सी नंबर का तो पता नहीं क्या कह रहा है। यानी इन तीनों के बीच जो है कुछ मतभेद है, ये कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है। अब इन तीनों के बीच क्या मतभेद है ये मैं आपको आगे बताता हूं। तो आप ये ध्यान रखो कि जो एक हड़प्पा सभ्यता में एक बहुत ही विशाल मूर्ति मिला है, ठीक है, बहुत ही विशाल मूर्ति है। अब आप सोचो कि जो ये हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ पर अगर सब कुछ सिस्टम वाइज है तो क्या यहाँ पे राजाओं का शासन नहीं होता होगा? बिल्कुल होता होगा। तो ये जो मूर्ति मिला है, इससे इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया है कि हड़प्पा सभ्यता में जरूर कोई ना कोई राजा होता होगा। आप भी सोचो, राजा जरूर होना चाहिए, क्योंकि इतना लग तो रहा है बिल्कुल राजा होगा, ठीक है। तो ये जो मूर्ति मिला है, ये देखो मोहनजोदड़ो से एक विशाल मूर्ति ये भवन मिला है, उसी में एक मूर्ति है ये, ठीक है, जिसे प्रसाद की संज्ञा दी गई है, ठीक है। लेकिन यहां से कोई भी भव्य वस्तु नहीं मिला जिससे हमें यह पता चल सके कि जो मूर्ति है ये जरूर किसी ना किसी राजा का है। ऐसा कुछ भव्य वस्तु नहीं मिला। भव्य का मतलब कोई ऐसा चीज नहीं मिला जिससे हमें पूरा पूरा पता चल जाए कि ये किसी राजा का मूर्ति है। एक पत्थर की मूर्ति भी मिली है जिसे पुरोहित राजा का नाम, ये देखो, ये जो पत्थर की मूर्ति आप देख रहे हो, इसे पुरोहित राजा का नाम दिया गया है। इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, इसमें राजाओं का शासन होता था, बल्कि मेसोपोटामिया और ये मिस्र की सभ्यता बहुत ही छोटे क्षेत्रों में फैली हुई सभ्यता थी। लेकिन ये जो हड़प्पा सभ्यता है तो बहुत ही दूर तक फैला हुआ है और बहुत ही विशाल है। तो यहाँ पे जब मेसोपोटामिया में होता है, मिस्र में होता है राजाओं का शासन, तो हड़प्पा में क्यों नहीं होगा? ऐसा इतिहासकारों ने सोचा, अनुमान लगाया। तो उन्होंने सोचा जो मूर्ति है जरूर किसी न किसी राजा का है, इसलिए इसका नाम रख दिया पुरोहित राजा, ठीक है। लेकिन इसके भी विश्वसनीय जो है ना, कुछ भी इनका कुछ भी एकदम पक्का मैं आपको नहीं कह सकता, कोई पक्का इसका फिक्स नहीं है कि राजा का मूर्ति है, अनुमान लगाया गया है, ठीक है। चलते हैं आगे। तो अब आप ये देख लो कि जो इतिहासकार है उनके बीच में क्या मतलब क्या एक तरह से मतभेद है, क्या उनमें फर्क है या फिर क्या उनमें झगड़े वाला माहौल है। तो आप ये देखो कि जो कुछ पुरातत्वविद जो है वो यह कहते हैं कि जो हड़प्पा समाज है उसमें शासक नहीं थे। ये जो हमारे ए नंबर के जो हमारे इतिहासकार हैं ये कहते हैं कि कुछ पुरातत्वविद जो है, कुछ मतलब यही हमारे कह रहे हैं कि जो हड़प्पा समाज में जो शासक था वो नहीं था, यानी वहां शासन राजाओं का नहीं होता था। सभी की स्थिति एक समान थी। मान लो ये पूरा एक हड़प्पा सभ्यता है, इसमें कोई राजा नहीं है, सभी की स्थिति बराबर है, सब लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, वहां पे सब कुछ सिस्टम वाइज है, सब कुछ वहां पे बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। तो ये ए नंबर के जो इतिहासकार है वो कुछ और कहते हैं, और ये हमारा बी नंबर का इतिहासकार है, ये कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें कोई एक शासक नहीं थे। ये कहते हैं कि कोई एक शासक नहीं थे, बल्कि यहाँ एक से अधिक शासक। ये तो कुछ और ही कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक राजा ही नहीं था बल्कि अनेक राजा थे। अब लेकिन ये जो कह रहे हैं इनका बात जो है वो थोड़ा सा सच लगता है। तो ये एक चीज कह रहे हैं कि मोहनजोदड़ो में जो है हड़प्पा और आदि से अलग अलग राजा के होते थे। मान लो ये जो मोहनजोदड़ो है और जो हड़प्पा है, इन दोनों में जरूर एक तो मतलब राजा होता होगा, ये तो अनुमान लगाया जा रहा है इन इतिहासकारों ने कहा एक तरह से, और जो हमारे जो पीछे इतिहासकार थे वो कुछ और कह रहे थे। तो इसी प्रकार इन इतिहासकारों के बीच मतभेद है कि जो है हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक था या नहीं था, ठीक है। तो ये कुछ मतभेद थे। और जो हमारे सी नंबर के इतिहासकार ये कुछ और ही कहते हैं। तो ये कहते हैं कि यह एक ही राज्य था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है विशाल क्षेत्रफल होने के बाद भी विभिन्न स्थलों में एक जैसी समानता दिखी। आपको मैंने कहा था बिल्कुल एक जैसी समानता है। यहाँ पे जो पूरा वस्तु है इनका मिलना, ये भी बहुत ही आगे तक इन सबका एक तरह से संबंध है, एक जैसे मिल रहे हैं। नियोजित बस्ती है और इनके साक्ष्य भी हैं, ठीक है। कुछ जैसे मान लो नियोजित विकास जो हमारा था, शहरी केंद्र था, उसके पीछे एक टॉपिक था, अब एनसीईआरटी में देखोगे उसमें होगा, ठीक है। ईंटों में एक समान आकार भी समान थे एक तरह से, जो हमें मिल रहे हैं आजू बाजू जगह से, जैसे पाकिस्तान से, गुजरात से, लोथल से, ठीक है, सुक्कांगे डोर से, ठीक है, आलमगीरपुर से। इस जगह जहां भी ईंटें मिल रहे हैं उनमें एक समानता भी दिखती है और एक साइज भी दिखता है, ठीक है। आदि मतलब और कुछ भी हो सकते हैं। तो ये जो है
एक तरह से कुछ मतभेद है पुरातत्वविद में, ठीक है, इतिहासकार के लिए। अब ये तो हमारा हड़प्पा सभ्यता चल रहा था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का अंत भी हो जाता है। वो कब हो जाता है? वो हो जाता है 1900 ईसा पूर्व में। 1900 ईसा पूर्व में जो है हड़प्पा सभ्यता का अंत हो जाता है। और 1900 ईसा, एक जीरो ज्यादा आ गया, तो 1900 ईसा पूर्व से 1500 आ जाता है, लगभग 400 घट जाता है, तो वैदिक सभ्यता का जन्म हो जाता है। फिर वैदिक सभ्यता आ जाता है, वो आगे तक चलते रहता है, वो लगभग 600 ईस्वी तक चलता है। फिर आपने देखा ही होगा, जब आपका दूसरा चैप्टर आएगा उसमें मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप ये देख लो कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है, यानी अंत जो है, समाप्ति जो है, वो क्या, किस लिए हुआ, क्या कारण था? तो पहला हमारा कारण बन जाएगा बाढ़ आना। यानी हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आने जैसी स्थिति हो गई थी, बाढ़ आया था, जिसके कारण जो है हड़प्पा जो निवासी थे वो वहां उस बाढ़ को सहन नहीं कर पाए, ठीक है, तहस नहस हो गया इलाका, जिसके कारण जो है हड़प्पा सभ्यता का अंत भी हो गया, ठीक है, माहौल स्थिति बन गई। और दूसरा हमारा कारण बनता है, वो बनता है सिंधु नदी का मार्ग बदलना। आपको पता होगा जो सिंधु नदी है वो हड़प्पा सभ्यता के बिल्कुल एकदम आसपास में, ये आपको कहते हैं। तो नदी है, नदी मान लो एकदम मान लो यहाँ पे नदी एकदम सीधा चलती है, ठीक है, सीधा चल रही है, लेकिन ये मार्ग बदल रही है, अब उस साइड जा रही है। नदी का मार्ग बदलने का मतलब ये है कि जो पानी है, जो जल आ रहा है, उसका जगह ही बदल जाना, ठीक है। बताओ, जब यहाँ पे बाढ़ आ गया, सिंधु नदी का जो मार्ग है वो बदल गया, भूकंप आ गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, आर्यों का आक्रमण, ये जो टॉपिक है आर्यों का आक्रमण, ये वही आर्य थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता में आक्रमण किया था। उसके बाद इन्होंने एक सभ्यता को जन्म दिया था, उस सभ्यता का नाम था वैदिक सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के बाद आता है वो सभ्यता, क्योंकि ये भी एक कारण बन जाता है आर्यों का आक्रमण। इन्होंने आक्रमण किया था और हड़प्पा सभ्यता को खत्म किया था, फिर एक नई सभ्यता को एक तरह से जन्म दिया था, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आ जाता है। वनों की कटाई, जितने भी हड़प्पा सभ्यता में पेड़ थे, ठीक है, उस साइड देख लो, हड़प्पा सभ्यता के पास में देख लो, सिंधु नदी के पास में भी बहुत सारे पेड़ थे, वृक्ष थे, ठीक है, तो उनकी कटाई हो गई थी, जिसके कारण जो है ऐसी स्थिति बन गई थी, अब ये सभ्यता का अंत होगा। ऐसा लग गया था कि अब जो है इस सभ्यता का अंत होगा, ठीक है, ऐसा लग रहा था। तो यही जो है कुछ कारण बन जाते हैं हड़प्पा सभ्यता का अंत का, तो आप ये देख सकते हो। तो आगे चलते हैं। अब हमारा सबसे अच्छा टॉपिक आता है, वो आता है कनिंघम का भ्रम। पहले आपको मैं ये बताऊं कनिंघम कौन थे, तथा इनको एक भ्रम हो गया था और बहुत ही अजीब सा भ्रम हुआ था, वो आपको मैं बताता हूं, ठीक है। तो आगे चलते हैं और मैं आपको बताऊं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान रख सकते हो, ये बहुत बार आता है पेपर में, ऐसे आ जाएगा। इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर सर कनिंघम, या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम इनको कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन थे तथा इनका जो भ्रम था वो कौन सा था, क्या था, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप ये ध्यान रखो, जो हमारे जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जो पहले डायरेक्टर थे उनका नाम था सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। पूरा नाम था, ऐसे भी लिख सकते हो कनिंघम, लेकिन पूरा लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। इन्हें जो है इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। ये भारतीय पुरातत्व का इनको जनक भी कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से व्यक्ति थे ये। और कनिंघम जो थे इन्होंने 19वीं शताब्दी में जो है पुरातत्विक खनन आरंभ किया, ठीक है। 19वीं शताब्दी का मतलब है सन 1800 से लेकर 1900 तक का जो समय है, लगभग 100 वर्ष का जो समय है, इसे 19वीं शताब्दी कहते हैं, ठीक है। कई बच्चे ये कहते हैं कि 19वीं शताब्दी का मतलब वो है कुछ अलग लगा लेते हैं, 1900 लगा लेते हैं, लेकिन 1900 मतलब नहीं होता। 1900 जो है 19वीं शताब्दी का मतलब 1900 नहीं होता है। 1800 से 1900 का जो समय होता है 100 साल का, उसे ही कहते हैं हम 19वीं शताब्दी, ठीक है। और जो कनिंघम थे, इनको लिखित जो इनको स्रोत मिलते थे उनका प्रयोग इस वक्त ज्यादा करते थे, इनको पसंद था। जो भी लिखित में स्रोत मिलते थे, साहित्यिक स्रोत जो मिलते थे, उनका प्रयोग करना इनको बहुत ही पसंद था, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे तथा उनकी विशेषता थोड़ी बहुत बता दी कि उनका क्या पसंद था, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको कि उनका भ्रम क्या था। तो आगे चलते हैं। तो आप ये देखो कि कनिंघम का भ्रम, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को जब एक अंग्रेज, ठीक है, एक अंग्रेज थे जिन्होंने एक बार उनको हड़प्पाई मोहर दिया, ठीक है, हड़प्पाई मोहर दिया, और उनसे पूछा कि आप बताओ ये जो मोहर है ये कौन सा मोहर है, अब कितने साल पुराना है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा
उन्होंने सोचा कि प्राचीन होगा, ऐसा अनुमान उन्होंने लगाया। फिर लगाते लगाते उन्होंने कहा कि ये जो है, ये एक तरह से गंगा नदी जो है उनका एकदम गंगा घाटी का है, वहां से ये मोहर मिला है। एक तरह से उन्होंने कुछ अलग ही अनुमान लगा दिया। ठीक है, तो कनिंगम को जब एक अंग्रेज अधिकारी ने हड़प्पा मोहर दी, तो वह यह नहीं समझ पाए कि जो मोहर है वो कितनी प्राचीन है, ये वो नहीं समझ पाए। ठीक है, उसके उन्होंने जो है ये सोचा कि ये जो मोहर है ये इनको अलग कालखंड से जोड़कर बताया। अलग कालखंड का मतलब क्या होता है, समय जो है उसको अलग बताया। ये किसी और समय का है लेकिन बताया कुछ और जो कनिंगम थे, इनका यह मानना था कि जो भारतीय इतिहास है, इनका जो प्रारंभ गंगा, ठीक है, शुरू में ये गंगा घाटी जो है इसके पनपे शहरों के साथ ही हुआ है। यानी जो ये मोहर है, ये जो गंगा घाटी है इसके आसपास जो शहर है, यहीं से जो है इस मोहर का शुरुआत हुआ है, फिर बना है। ऐसा ये जो अलेक्जेंडर कनिंगम थे, इन्होंने कह दिया था। यही इनका सबसे बड़ा भ्रम था एक तरह से, जिस कारण वह हड़प्पा सभ्यता के महत्व को नहीं समझ पाया। ये बिल्कुल नहीं समझ पाया कि ये जो मोहर अंग्रेज अधिकारी उनको दिखा रहा है, ये जो है ये एक तरह से हड़प्पा सभ्यता का है। मोहर जो है ये हड़प्पा सभ्यता का है, लेकिन उन्होंने कुछ अलग ही अनुमान लगा लिया। उन्होंने गंगा घाटी को ले आया बीच में, तो उन्होंने अलग ही अनुमान लगाया। ठीक है, तो ये इनका भ्रम था। और ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रख सकते हो, कई बार पेपर में आ जाता है। तो आगे चलते हैं। आप ये देखो, उत्खनन कार्य या फिर उत्खनन तकनीक। उत्खनन का मतलब क्या होता है, खुदाई कर कर कुछ अलग चीज का निर्माण करना है फिर निकालना, इसी को तो उत्खनन कहते हैं। तो आप ये देखो कि सामान्य तौर पर सबसे नीचे के स्तर पर मिली वस्तुएं प्राचीनतम मानी जाती है। यानी आपको उदाहरण देता हूं मैं, आगे चलते हैं। देखो, ये जो मान लो ये जो ऊपर सतह है, ये जमीन का सतह है। ठीक है, अब मान लो कोई भी इतिहासकार है या कोई भी जनक है, कोई भी है, वो अगर खुदाई करवा रहा है तो ऊपर जितनी वस्तुएं मिल रही है उनको हम कहेंगे नई वस्तु। यानी वो ज्यादा प्राचीन नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो उन्हें हम नई वस्तु कहेंगे। लेकिन जैसे हम खुदाई ज्यादा करेंगे, जो वस्तु मान लो ये ए वस्तु है, यहाँ पर ए मिला है, यहाँ पर बी मिला है, यहाँ पे सी मिला है, यहाँ पे डी मिला है और यहाँ पे ई मिला है। ठीक है, तो ए जगह पर जो वस्तु मिला है वो बिल्कुल नई वस्तु है, पुरानी नहीं है, प्राचीन नहीं है। ठीक है, और जो बी पे मिल रहा है ये बिल्कुल थोड़ी इससे पुरानी है, ये मैंने आपको बता रहा हूं। ठीक है, सी पे जो मिल रहा है उससे भी पुरानी है, डी पे मिल रहा है और पुरानी है, और जो ई पे मिल रहा है वो तो बहुत ही प्राचीन था। ऐसा जो है उत्खनन के कार्य के समय होता था। लेकिन कुछ डायरेक्टर थे वो नहीं मानते थे इस बात को, कुछ इतिहासकार। ठीक है, तो और सबसे ऊपरी स्तर पर जितनी भी मिली वस्तु है वो नवीनतम है, यानी नई है। ठीक है, न्यू है। इसी के आधार पर जो पूरा वस्तुओं का कालखंड है वो निर्धारित किया जाता है। आपको फिर बताता हूं। देखो, जो ऊपर मिल रहा है उसे तो हम कह देंगे नई वस्तु, यानी वो ज्यादा पुरानी तो नहीं है। जो नीचे मिल रहा है वो बहुत ही पुरानी है, यानी इससे हम अनुमान लगा लेते हैं कि जो नीचे जो वस्तु मिल रहा है उसका समय काल बहुत ही पुराना होगा। क्या पता ईसा पूर्व के आसपास का हो जाए। लेकिन जो ऊपर मिल रहा है वो बहुत ही नया है, एक तरह ज्यादा पुराना तो नहीं है। तो इसी प्रकार जो है उत्खनन कार्य होता था। लेकिन कुछ मैं आपको आगे बताता हूं। जो हमारे जॉन मार्शल थे, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी सन 1921 में, लेकिन अनाउंसमेंट हुआ था 1924 में। तो जॉन मार्शल को भी कनिंगम की एक आकर्षक खोज में दिलचस्पी थी। क्या थी? तो जो हमारे कनिंगम थे, इनका था ये मानना था कि, जो मैं आपको दोबारा बताता हूं, कि जो ऊपर वस्तु मिल रहा है और जो नीचे वस्तु मिल रहा है, इसमें ये कोई परिवर्तन नहीं समझते थे। ये सबको जो है एक ही समान समझते थे। मान लो जो नीचे वस्तु मिल रहा है और जो ऊपर मिल रहा है, इनको यही समझते थे कि दोनों एक ही समय के वस्तु हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसी का भ्रम जो है ये थोड़ा बहुत ये जॉन मार्शल को भी हो गया था। यह रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में जानने में उत्सुक थे एकदम। ठीक है, जॉन मार्शल जो है वो पूरा स्थल के स्तर पर जो विन्यास है, स्तर विन्यास जो है, यानी सबसे नीचे पे जो और जो ऊपर पे है, उसकी जो पूरी तरह से अनदेखा करते थे। मान लो जो ऊपर हमें वस्तु मिल रहा है, ठीक है, जो ऊपर मिल रहा है और जो नीचे मिल रहा है, तो ऊपर वाले वस्तु को भी वो नया समझते थे और नीचे वाले को भी नया समझते थे। दोनों में समय का फर्क नहीं कर पाते थे ये जॉन मार्शल। ठीक है, और कनिंगम भी थोड़े बहुत इसी साइड के थे। तो इनका मानना यह था कि जो टीले में जो समान परिणाम वाली या एक तरह से नियमित स्थैतिक इकाइयों के साथ
साथ उत्खनन किया जाए। ठीक है, यानी मान लो ये इसमें ये लिखा हुआ है कि ए पे जो मान लो ऊपर जो व्यक्ति यहाँ मान लो ऐसे खुदाई कर रहा है, तो ऊपर जो वस्तु मिल रहा है और जो नीचे मिल रहा है और जो और नीचे मिल रहा है और जो और नीचे मिल रहा है, तो इनके बीच समय का थोड़ा सा फर्क करना चाहिए। ये थोड़ा सा नया है, ये थोड़ा पुराना है, ये थोड़ा पुराना है और ये और पुराना है। तो इसी प्रकार जो है इतिहासकारों को खोज करना चाहिए। लेकिन ये जॉन मार्शल और कनिंघम ये थोड़ा सा अलग सोचते थे, सोचते थे कि सभी जो है एक ही समय के। तो आप समझ रहे हो मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा आपको। और हमारे जो अगले आ जाते हैं 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तीसरे डायरेक्टर, वो है हमारे REM व्हीलर। ठीक है, तो व्हीलर 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल बने थे। ठीक है, इन्होंने उत्खनन की समस्या का निदान किया। इन्होंने समस्या को समझा। इन्होंने सोचा कि जो हमारे पहले डायरेक्टर थे और दूसरे थे, इन दोनों ने तो उत्खनन को एकदम सत्यानाश जैसे कर रखा है, थोड़ा सा गलत कार्य कर रहे हैं। तो इन्होंने जो थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा सा फर्क किया। ठीक है, इन्होंने एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर पर विन्यास किया। जी, ऊपर जो हमें स्तर विन्यास का मतलब है जो ऊपर मिल रहे हैं, और क्षैतिज इकाइयों का मतलब जो नीचे मिल रहा है। ठीक है, अनुसरण करना और अधिक महत्व दिया। ठीक है, यानी जो हमारे ऊपर मिल रहे हैं और जो नीचे मिल रहे हैं, तो ऊपर वाले को हम नए समझेंगे, नीचे वाले को बहुत ही पुराना समझेंगे। इस प्रकार जो इन्होंने हल निकाला कौन, व्हीलर 1944 में। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। अब एक दो टॉपिक बच गए, वो है आपका आखिरी टॉपिक है धार्मिक मान्यता। अब धर्म के ऊपर क्या क्या मान्यता है, मान लो हिंदू धर्म में कुछ मान्यता है, ठीक है, वो किसी और भगवान को मानते हैं। मुस्लिम धर्म में कुछ और मानना है, वो कुछ और मानते हैं। सिख में कुछ और मानते हैं, ईसाई में कुछ और मानते हैं, बौद्ध में कुछ और मानते हैं। तो इस प्रकार जो इनका जो ईश्वर के प्रति जो आराधना है वो कुछ अलग अलग, ये कुछ और मानते हैं, ये कुछ और मानते हैं। तो इसी प्रकार जो हमारी धार्मिक मान्यता है वो क्या है। ठीक है, तो आप ये देखो, ये जो है मूर्ति मिला है इतिहासकारों को। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में कुछ मूर्ति मिला है उत्खनन के कार्य के दौरान। तो ये जो आप ये एक तरह से महिला का चित्र है। ये जो आप यहाँ पे जेवर देख रहे हो, ये सोने का जेवर आप मान लो, हीरे का मान लो, एक तरह से जेवर है। ठीक है, यहाँ पे देखो पूरा जेवर से लदा हुआ है, ये पूरा। ठीक है, ये पूरा जेवर जैसा है। जेवर क्या है, जेवर ही है। ठीक है, तो देखो आभूषण से लदी हुई एक नारी की मूर्ति हमें हड़प्पा सभ्यता से मिली है। ठीक है, इन्हें जो है एक मातृ देवी की संज्ञा दी गई है, इन्हें मातृ देवी का नाम दिया गया। अब कैसे दिया गया, क्यों दिया गया, तो आप ये देखो, जो हमारा विशाल स्नानागार था, मैंने आपको पार्ट 3 में बताया था या 2 में बताया था, और जो कालीबंगन से और जो लोथल से जो मिली थी, मान लो ये जो हमारा मूर्ति है, इनकी जो वैद्या तथा संरचनाओं को अनुष्ठानिक महत्व दिया गया। कुछ मुहूर्तों में अनुष्ठान के दृश्य भी मिले। तो ये ऐसा माहौल लग रहा है कि ये जो मूर्ति हमें हड़प्पा सभ्यता से मिल रहा है, तो जरूर हड़प्पा जो निवासी थे वो इस मूर्ति को अपना भगवान मानते थे, इनकी पूजा करते थे। ठीक है, हड़प्पा निवासी, ऐसा इतिहासकारों को लगता है। ठीक है, उन्होंने अनुमान लगाया। आप ये ध्यान रखो, जब भी आप इतिहास पढ़ोगे तो उसमें कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, जब तक आपको वहां पे सबूत ना मिले तो आप उस पर यकीन मत करना, वो ज्यादा फिक्स नहीं होता, कुछ उसमें गलत भी होता है। ठीक है, खास करके प्राचीन इतिहास में। तो आप ये देखो, जो कुछ मुहरे मिले हैं और कुछ पेड़ पौधे जो मिले हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा के लोग जो है प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, कुछ मुहूर्त में एक व्यक्ति योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है। अब वो कौन है, उसको तो शिव मानते हैं। तो देखो, ये बहुत ही अलग टॉपिक है। कभी कभी इन्हें जानवरों से घिरा दर्शाया गया है। अब वो जो व्यक्ति पत्थर के बीच में बैठा हुआ है, उसके आजू बाजू में जानवर है। ठीक है, तो इतिहासकार कभी उनको जानवरों के बीच में घिरा हुआ एक व्यक्ति मानते हैं। ठीक है, और जो अगला आ जाता है वो देखो संभवतः, यहाँ संभवतः सब आता है यहाँ पे, यानी ये चीज आगे जो मैं आपको बताऊंगा ये अनुमान लगाया गया है, बिल्कुल सच नहीं है। ठीक है, तो यह शिव यानी अर्थात हिंदू धर्म के जो प्रमुख देवता हैं शिव, तो ऐसा माना गया जो ये मूर्ति आगे मिला हुआ है ये शिव का है, ऐसा इतिहासकारों ने सोचा। तो आगे बताता हूँ कौन सा मूर्ति है। ये आप देखो, ये जो मूर्ति आपको मिल रहा है, जो आप यहाँ पे जो व्यक्ति दिख रहा है आपको बैठा हुआ, एक मिनट, ये जो आपको व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ मिल रहा है, एकदम योगी की अवस्था में बैठा हुआ है। योगी का मतलब कैसा, मतलब जैसे व्यक्ति योग करता है तो जैसे बैठे रहता है पैरों को मोड़ के एकदम योग की अवस्था में, वैसे यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है बिल्कुल योग की मुद्रा में, योग के जैसा। ठीक है, अब इसके आजू बाजू एकदम जानवरों का चित्र है। तो ऐसा अनुमान लगाया गया इतिहासकारों द्वारा कि जो मूर्ति भगवान शिव की है, हिंदू धर्म में जो शिव को माना जाता है, ठीक है, पूजा की जाती है,
तो ऐसा इतिहासकारों ने सोचा कि ये जो मूर्ति है भगवान शिव की है, ठीक है, ऐसा अनुमान इन्होंने लगाया इतिहासकारों ने, ठीक है। ये भी मूर्ति है, मैंने आपके सामने 2 फोटो रखा है, तो आप समझ गए। तो यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर है ईंट मन के तथास्थितियां, यहाँ समाप्त होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आया होगा। मैंने आपको 4 पार्ट में समझाया और बहुत ही विस्तार से एक एक चीज मैंने आपको बताया है। तो इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको इससे अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। वो लाइव क्लास भी हो सकता है या फिर ऐसे वीडियो भी हो सकता है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि हम कोई वीडियो डालेंगे अपने चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन यानी जो मैसेज है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा चैप्टर आता है वो आता है राजा, किसान और नगर। तो मैं आपको बता दूंगा ये चैप्टर था आपका, इसमें हड़प्पा सभ्यता का अंत हो जाता है और एक नई सभ्यता का जन्म हो जाता है, वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता की कहानी जो है वो हमारा राजा, किसान और नगर से शुरू होगा। तो उसमें मैं आपको वैदिक सभ्यता से शुरू करूंगा और शुंग वंश तक ले जाऊंगा, ठीक है। तो इतने जो वंश समय है जो है ईसा पूर्व से ईसवी के बीच का जो समय चल रहा है, ये मैं आपको राजा, किसान और नगर में बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।